नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और आप सीयूटी पीजी को बहुत सीरियसली देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो उसी सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें कब पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आशा करता हूं आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या कह रहा है आज का टॉपिक? तो यहां पर हम कवर करने वाले हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटीज फॉर सीयूटी पीजी, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। कि हमारे लिए किस तरह से अपने जो एनसीईआरटीज हैं, जो हम मानते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन जब कभी भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आया हूं कि किस तरह से आप ये एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करोगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है बच्चों के मन में, व्हाई एनसीईआरटीज आर क्रूशियल फॉर सीयूईटी पीजी एग्जाम। तो चाहे वो आपका एनसीईआरटी, चाहे वो आपका कोई पीजी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन जब हम बात करते हैं एनसीईआरटीज की तो आपको कभी इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये भले ही छोटी सी किताबें हैं, आपने क्लास 11 12 में पढ़ी है और आप अब पीजी करने जा रहे हो और आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो, तो भी आपको इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं आंकना चाहिए। सबसे पहली बात हम करें, ये जो आपके एनसीईआरटीज होते हैं इसमें आपका ऑफिशियल करिकुलम होता है, मतलब ये आपका ऑफिशियल सिलेबस होता है जो आपके लिए एज अ पर्सन पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटीज फॉर्म द कोर सिलेबस फॉलोड बाय द एग्जाम सेटर्स। तो जब कभी भी कोई एग्जाम सेट किया जाता है तो जो एग्जाम सेटर होते हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटीज को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते, वो हमेशा इसके सिलेबस को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस, कई बार आपने देखा है कि आपके जो एग्जाम है वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस कम स्ट्रेट फ्रॉम द एनसीईआरटी कंटेंट। बहुत सारे आपके एग्जाम्स हैं जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सीधे सीधे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी से। अगला आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो जब कभी भी हम बात करते हैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी आप एक छोटे बच्चे की तरह सोच के देखिए जो क्लास 11 12 में है, जो क्लास 9th में है, क्लास 8th में है, तो उसके लिए जब कोई नया टॉपिक आता है, नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको किस तरह से एनसीईआरटी डिकोड करती है। तो आपने देखा होगा कि पहले उसके लिए कहानी सुनाई जाती है, फिर उसके लिए उस कहानी का मर्म समझाया जाता है कि वो कहानी क्यों सुनाई गई। तो इससे आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर हम बात करें फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नाउ अब स्टेप 1 क्या होता है, ठीक है, कि पहली बार में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो काम यह है कि आप सबसे पहले अपना जो सिलेबस है, जो आपका एनटी ने आपके लिए रिलीज किया हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आप कभी भी कोई गलत सिलेबस डाउनलोड ना करने। एक बार की मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ कि एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि सर आपने ना गलत पढ़ा दिया, आपने गलत पढ़ा दिया। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया? बोले नहीं नहीं, आपने ये चीज पढ़ा दी, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो बोला देखिए मेरे पास सिलेबस है सर। तो वो क्या था कि वो लास्ट ईयर का सिलेबस था। तो जब कभी भी आप सिलेबस को डाउनलोड करें तो जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। आप ना ज़्यादा और ना कम प्रिपरेशन करें। तो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की, वहां से ही अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। इधर उधर जगह पर आपको नहीं जाना है ना। सेकंड आता है एनसीईआरटी, आइडेंटिफाई एनसीईआरटी चैप्टर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है एनसीईआरटी के चैप्टर्स को। मैप रिलेवेंट चैप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट प्रिसाइजली। तो आपके लिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो यहां से आपको लगता है कि पूछे जा रहे हैं। तो उनको आपको मैप करना है कि क्या मेरे सिलेबस में है, क्या मेरे सिलेबस में नहीं है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अलाइन टॉपिक्स। ठीक है। मैच एनसीईआरटी चैप्टर्स विद स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपना जो चैप्टर्स हैं उनको देखिए, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, मैप कीजिए उनके लिए।
और फिर उसके बाद उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको आप अलाइन कीजिए कि वो मेरे सिलेबस से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा यहाँ पर? तो स्टेप 2 पे हम देखेंगे फर्स्ट रीडिंग ओवरव्यू। तो फर्स्ट रीडिंग आपको करना है, जैसे कहानी आप पढ़ते जाते हो वैसे ही आपको पूरी एनसीईआरटीज को पढ़ते रहना है। आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा, लेकिन इतनी भी आराम से नहीं पढ़िएगा कि आप लोग इसको फिनिश ही ना कर पाए। ठीक है, हाँ, तो आपको कभी यहाँ पर मेमोराइज नहीं करना है। ठीक है, आपको कोशिश ये नहीं करनी कि मैं इसको मेमोराइज करूं, क्योंकि अभी आपका काम नहीं है मेमोराइज करने का। अभी आप इसको एज अ स्टोरी आराम से पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिर आपको करना क्या है कि आपको जो मेन आइडियाज हैं चैप्टर के, उनको आपको वहां पर ध्यान देना है और उस फ्लो को समझना है जो कंटेंट का वहां पर दिया गया है। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे लाइट हाइलाइटिंग। तो जो भी आपको टर्म्स अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, उनको आप क्या करोगे? हाईलाइट कर दोगे, लाइट हाईलाइट। ठीक है, की टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जो कि आपके लिए एक रिमाइंडर हो जब अगली बार आप पढ़ने जाओ तो आप उन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ो, या आप ये समझ के पढ़ो कि भाई ये लास्ट टाइम मैंने मार्क किए थे और ये आपके एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ अगली बात हम करते हैं स्टेप नंबर 3 देखेंगे, सेकेंड रीडिंग डीप डाइव। अब इसमें क्या करना है? इसमें हमारे लिए भाई स्टेप 3 में डीप डाइव करना है। मतलब जैसे आप जब पानी में कूदते हो, तो जैसे पानी में आप कूदते हो तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो? पहले तो आप उसकी गहराई नापते हो, उथले उथले जाते हो। ठीक है, आस मतलब किनारे किनारे आप दौड़ते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि हाँ पानी ठीक है, गहराई कम है, फिर उसके बाद आप पानी की और गहराई में चले जाते हो। अब आपको आइडिया हो जाता है कि पानी गहरा नहीं है, अब इसमें आगे जा सकता हूं। ठीक है, तो जो सेकंड रीडिंग है उसमें क्या करना है? आपको डीप डाइव करना है, अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। ठीक है, आपको बहुत आराम से चीजों को समझना है, समझते हुए जाना है। एनालाइज एवरी लाइन एंड ग्रास्प अंडरलाइन कॉन्सेप्ट फुली। ठीक है, आपको सारी चीज लाइन बाय लाइन एकदम से अच्छे समझ के जानी है, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सको। नाउ अब अगली जो कड़ी आती है इसमें, वो है सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, वर्क थ्रू ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस केयरफुली। तो जो आपके टेक्स्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर्स के एंड में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, और जो बॉक्सेस में क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं, हर एक्टिविटी दे रखी होती है, उन एक्टिविटीज को, उन चैप्टर्स के जो लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस, उनको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चंस के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। नाउ अगला आता है मेक शॉर्ट नोट्स। आपके लिए अगला काम जो करना है वो क्या है आपका? कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो यहां से फायदा ये होता है कि आप क्विक रिवीजन कर पाते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डायग्राम्स हैं, थियोरीज हैं, इनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले जाना है। अब स्टेप 4 जो है वो आपका है थर्ड रीडिंग। ठीक है, तो पहली रीडिंग में आपने क्या किया? एज अ स्टोरी आपने यहाँ पर चीजें समझी। सेकेंड स्टेप में आपने ओवरव्यू लिया। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपने यहाँ पर ओवरव्यू लिया, एज अ स्टोरी चीजें समझी। सेकंड रीडिंग में आपने डीप ड्राइव किया। थर्ड रीडिंग में आपने क्या किया है? यहाँ पर एनालिसिस किया है, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कनेक्ट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई लिंक्स अक्रॉस चैप्टर्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए अब यहाँ पर एनालिसिस करने का टाइम आ गया है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने यहाँ पर चैप्टर्स पढ़े हैं उनको डिफरेंट सब्जेक्ट से क्या करना है? आपको लिंक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले पाओगे ना। आइडेंटिफाई थीम्स, स्पॉट रिकरिंग थीम्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो आपको बार बार देखने को मिल रही हैं, उनको आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, और उनका रिलेशनशिप यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपके अलग अलग डिसिप्लिन हैं उसमें क्या रिलेशन इसका बन रहा है। अगला, प्रैक्टिस पास्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट सीयूईटी पीजी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच चैप्टर्स। ठीक है, तो जो आपको हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं पीजी एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उनका आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4, जहां पर हमने थर्ड रीडिंग अब कर ली है। अब यहां पर आपके पास जो स्टेप 5 है वो उसमें बोला जा रहा है क्रिएट कंसाइज नोट्स। सबसे पहले हमने रीडिंग की, फिर उसके बाद हमने डीप डाइव की, फिर हमने उसके बाद आपका देखा, आपने अभी हमने एनालिसिस किया, और उसके बाद जो चौथा आपने काम किया है, चौथी बार जब आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्रिएट कंसाइज नोट। ठीक है, तो स्टेप 5 में आपको क्या करना है? कंसाइज नोट्स जो है वो आपके बना लेने हैं, ताकि आपके लिए जब एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमारे लिए? कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे हम यहाँ पर अपना सिलेबस कवर करें, कैसे नोट्स बनाएं।
तो आपके लिए भाई अब आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपको लगभग चीजें याद हो गई हैं, पता चल गया है। तो अब आपके लिए क्या करना है, अब आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। विजुअलाइज प्रोसेसेस एंड आइडियाज क्लियरली, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक आपका ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हुए चले जाना है। नेक्स्ट आपका है निमोनिक्स। कई बार क्या होता है कि हमें जस्ट चीजें याद नहीं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको उनके तार जो है वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कभी आशियान नेशन की हमारे लिए मेंबर्स नहीं याद रहते, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए देख लेते हैं भाई टीबी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। ठीक है, टीबी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक निमोनिक्स हो गया कि जहां पर हमारे लिए चीजें याद करना थोड़ी सी पहले के मुकाबले आसान हो जाती हैं। हम यहाँ पर अब याद कर सकते हैं इस निमोनिक के जरिए। ठीक है, तो निमोनिक बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, ताकि आपका टाइम जब कभी भी आपको कम हो, लास्ट रिवीजन आप कर रहे हो, तो उस समय आपको चीजें फटाफट याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, क्योंकि यही आपका मूल मंत्र है। अब अगली बात हम करते हैं रेगुलर रिवीजन। तो आपको क्या करना है कि एक बार आपने सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, तो अब छोड़ नहीं देना है। अब आपको जब कभी मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन लेते रहेंगे, ताकि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाए, और जब कभी एग्जाम दो तो आप कॉन्फिडेंट फील करो अपने आप के लिए। अगली बात करते हैं स्टेप नंबर 6, सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सॉल्व एवरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज केयरफुली। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, पहले जब हम रीडिंग कर रहे थे तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे थे, हम लोग एक्टिविटी में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी की जो आपके एक्सरसाइजेस होती हैं, उन्हें यहाँ पर अब अच्छे से पढ़ना है, और सॉरी उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, एम टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट मेमोराइज आंसर्स। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, और उस समय आपको करना है काम, वो है आपका कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आप लोग यहां पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उस क्वेश्चन की थीम क्या थी, उससे मुझे लर्निंग क्या मिल रही है, या जो एग्जामिनर है वो मुझसे क्या पूछना चाहता है, वो मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो जो जज करना चाहता है, उसका एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है आंसर्स के लिए। अब अगर आपकी कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो उसका आपको रिव्यू करना है, एनालाइज करना है आपको एरर्स के लिए, और उसके साथ साथ आपको जो आपकी कमजोरियां हैं, जहां पर आपके वीकनेस आपको देखने को मिलती है, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जहां पर मैं अभी बहुत अच्छा नहीं कर पाया हूं, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप इन चीजों को एनालाइज करोगे, रिव्यू करोगे कि अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मेरी जो पहले वाली अप्रोच है वो काम में नहीं आई है, अब मुझे कौन सी ऐसी अप्रोच है जो अपनानी चाहिए, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं ना। स्टेप नंबर 7 आता है मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अब इसमें क्या होता है, कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के बाद हमें यह जरूर चेक करना होता है कि भाई हमने जो पढ़ाई की है उसमें हम बहुत अच्छे से काम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोगों को यहां पर मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो टेक्स्ट बुक से, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो आपके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देते जाना है। ठीक है, तो जो भी आपका एग्जाम बेस्ड सिलेबस है उसको आप लोगों को क्या करना है, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है, आपके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो अच्छे से डेवलप हो जाए। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरे कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, कहां पर मुझे भी काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए यहां पर आपको अपनी वीकनेस को, यहां पर कमजोरियों को देखकर उनसे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि भाई यहां पर आपको अभी और काम करना है। दिस इज द टॉपिक ऑफ विच यू नीड टू रिविजिट। स्पॉट ट्रबल्स स्पॉट्स एंड रिवाइज सिलेक्टिवली, मैनेज टाइम। तो जब कभी भी आप यहां पर मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये एहसास हो जाता है कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने के लिए कितना टाइम मुझे चाहिए हो रहा है, और अगर मेरे क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं तो मुझे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर मुझे और रिवीजन करना चाहिए, जहां पर मैं और तेजी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूं। क्योंकि आपके पास
टाइम कम रहता है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है और आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो 75 क्वेश्चन आपके पास और आपके पास 90 मिनट है, तो आपका समय काफ़ी कम है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब विद इन सेकेंड्स में आ जाना चाहिए। 10 सेकंड पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमाइज योर सीयूईटी स्कोर, सीयूईटी पीजी स्कोर। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब हमने सब कुछ देख लिया है। हमने सबसे पहले ऑन स्पॉट रीडिंग भी कर ली, हमने फिर उसके कंसाइज नोट्स भी बना लिए, हमने फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना लिए, ठीक है, ताकि हमको और ज़्यादा आसानी हो जाए। फिर हमने मॉक टेस्ट भी दे लिए। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कहीं भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर हो चुका है एनसीईआरटीज़ का, और ये आपको हेल्प करेगा आपके सीयूईटी पीजी में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। तो जो एनसीईआरटीज़ है वो एनसीईआरटीज़ आपके लिए भाई क्या दिलाती हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी डेवलप करती हैं, ताकि आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक आपने नेग्लेक्ट कर दिए थे वो भी आपको अच्छे से याद हो जाए और उसमें आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। कंसिस्टेंस प्रैक्टिस आप करिए, रेगुलर स्टडी करिए एंड रिवीजन, ताकि आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो याद रह पाए, आप उनका रिटेंशन कर पाओ। अगली बात है फोकस्ड प्रिपरेशन। तो आपको यहाँ पर अपना जो एग्जाम है उसके सक्सेस के लिए डिसिप्लिन रहना है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन की, तो हम बहुत अच्छे से उसका एक प्लानर बनाते हैं, हम हर दिन कितना पढ़ाई करेंगे उसका एक टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एग्जाम भी है और हम अपने मौज मस्ती में जुड़ जाते हैं। तो ये था आपका एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, जहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको दे दी है। तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इसको टेलीग्राम एप्लीकेशन से जब स्कैन करोगे तो आप सीधे तौर पर मुझसे जुड़ पाओगे। तो ये आपका एक तरीका हो सकता है मुझसे सीधे तौर पर बात करने का, चाहे वो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। किसी भी फील्ड के आपके अगर सवाल आ रहे हैं, आपके मन में कोई शंका है, तो कोई डर है, कोई भय है, तो जरूर मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर इस टेलीग्राम के जरिए आपको देता रहूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो मैंने जानकारी आपको यहाँ पर जुटाई है वो आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाले आइकन को भी दबाएं, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए फॉलो करें टेक्स्ट बुक पीजी चैनल के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।